हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे इंग्लिश के 25 सवालों को जिन्हें पूछा गया था 23 की शिफ्ट नंबर 3 में। इससे पहले के जितने भी शिफ्ट के अंदर पूछे गए इंग्लिश के सवालों का डिस्कशन हमने इस यूट्यूब चैनल पर किया है, उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ 2024 इंग्लिश सब्जेक्ट वाला लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही मैंने जीएस के सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, मैथ और रीजनिंग के प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसको एक बार जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। ये मेरा एप्लीकेशन है edu24, एक बार इसे आप डाउनलोड करके जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। आपके किसी भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराने का इसमें काफी सारा मैंने कंटेंट दिया हुआ है। कुछ ये कोर्सेज आपको नजर आएंगे, एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए भाई, आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। पूछते हैं दी सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको सब्सटीट्यूट करना है किसको? ये जो वर्ड इन्होंने दिया है साइनिकल। पहली चीज, आपको ना ये वर्ड्स के अगर मायने पता है और उस दिए गए सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे फिट हो रहा है, अगर इस चीज के बारे में आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो फिर देखो ज्यादा कुछ बचता नहीं है। जो वर्ड इन्होंने यहाँ पर दिया है, क्या है ये? साइनिकल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये बिलीव करना कि जो लोग हैं वो क्या है, मोटिवेटेड है प्योरली अपने सेल्फ इंटरेस्ट से। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन सिंसेरिटी होती है या फिर इंटीग्रिटी होती है, उसको लेकर डिस्ट्रस्टफुल होना। आप लोगों को ये लगता है कि सामने वाले आदमी जो है ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तो अगर आप ऐसी बिलीव रखते हैं अपने अंदर, तो आप क्या है? साइनिकल है। आप संदेह कर रहे हैं कि ये आदमी कुछ ना कुछ अपने लिए इसमें इंटरेस्ट ढूंढ रहा है। अब एक बार हमें सेंटेंस पढ़ना होगा कि क्या इस सेंटेंस के अंदर ये वाला जो वर्ड है वो सही जाएगा। तो इन्होंने सेंटेंस दिया, The cynical investors believed in every word the analyst said। तो यहां पर जो वर्ड आना चाहिए वो ऐसा वर्ड होगा कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बिलीव किया हर वो शब्द जिसको एनालिस्ट ने कहा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ऐसे कॉन्टेक्स्ट की जहां पर मैं बिलीव करूं, जबकि ये जो शब्द है साइनिकल, ये आपको क्या बताता है कि सामने वाला आदमी कुछ ना कुछ गलत कर रहा है या फिर वो अपने बारे में सोच रहा है। तो मैं कैसा इंसान हूं? एक संदेहवादी इंसान हूं। लेकिन यहां पर तो जो भी एनालिस्ट कह रहा है उसके हर शब्द में ये जो इन्वेस्टर से ये बिलीव कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके अंदर जो वर्ड आएगा वो ऐसे लोग होंगे जो कि दूसरे लोगों की बातों में आसानी से बिलीव कर रहे हैं। यहां पर वो संदेह नहीं कर रहे हैं, वरना यहां पर ये किसी भी एनालिस्ट के द्वारा कहे गए शब्द को बिलीव क्यों करते? तो एक बार यहां पर हम सभी वर्ड्स देखेंगे। पहला जो वर्ड इन्होंने दिया है वो दिया है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप बिलीव करने योग्य समझते हैं। कोई चीज जो कि बिलीव करने योग्य है, तो ये बिलीव करने योग्य इन्वेस्टर्स को लेकर कोई कॉन्टेक्स्ट तो यहां पर सही नहीं बैठ रहा ना। कॉन्टेक्स्ट यहां पर कौन सा बैठ रहा है कि एक ऐसा आदमी जो कि सामने वाले में बिलीव कर ले। सामने वाले में बिलीव करने को लेकर देखो यहां पर एक वर्ड आपको दिया गया है, क्रेडलस। क्रेडलस का मतलब होता है जब आप रेडी रहते हैं कि सामने वाला जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। तो क्रेडलस का मतलब हो गया, जिसको मैं हिंदी में कह दूंगा अति संवेदनशील। अति संवेदनशील किस कॉन्टेक्स्ट में? कि मैं रेडी हूं कि भाई मैं कोई भी चीज मुझे आप बोलोगे मैं उसमें बिलीव कर लूंगा। जैसे कि बच्चे होते हैं, तो बच्चों को हम क्या कहते हैं कि बच्चे कभी कभार क्रेडलस होते हैं और वो जो फेरी टेल्स उनको सुनाई जाती है उसमें वो बिलीव कर देते हैं। तो देखो, मुझे पता है इस सवाल पर थोड़ा ज्यादा समय चला गया, लेकिन ये वर्ड का कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को समझाने के लिए इतना समय इसमें लगता। ठीक है, अगला है जी, हमें एंटोनिम पूछ रहे हैं। इस आपके अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम किसका है? रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है वो क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है ना? किससे क्लोजली कनेक्टेड है? जो भी आपने किया है या फिर जिस चीज को भी आप कंसीडर कर रहे हैं, मतलब वो प्रासंगिक हो, जो प्रसंग है, जो रेलिवेंसी है उससे लेकर ये रिलेटेड हो। अभी तो हम कहते हैं कि भी जैसे कोई भी व्यक्ति है,
किसी भी टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है और उस आदमी ने कोई अपने कमेंट दिए, तो हम ही कहेंगे कि अगर उसके कमेंट आपके उस डिस्कशन का जो टॉपिक है उससे रेलिवेंट है, यानी कि उससे संबंधित है, उस प्रसंग पर आधारित है, तो मैं ये कहूंगा कि इस आदमी के जो कमेंट है वो क्या है, हाईली रेलिवेंट है। मतलब जो प्रसंग हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उससे संबंधित है, इसका मतलब होता है रेलिवेंट। इसका उल्टा मुझे ढूंढना है, तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कॉन्टेक्स्ट है उससे उसका रेलिवेंसी ना हो, उससे उसका कोई लेना देना ना हो। तो देखो यहाँ पर पहला वर्ड इन्होंने दिया है सुटेबल। सुटेबल का तो मतलब होता है कोई चीज जो कि उपयुक्त है, राइट है, एप्रोप्रिएट है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी भी पर्पस के लिए या फिर किसी भी सिचुएशन के लिए, तो ये इसका एंटोनिम नहीं बनेगा। दूसरा वाला वर्ड देखो यहाँ पर दिया हुआ है इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि क्या है, अनुचित है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, आप जिस चीज को रेफर कर रहे हैं उसको लेकर वो सुटेबल ही नहीं है, प्रॉपर ही नहीं है। तो एक तरफ तो आप रेलिवेंट की बात कर रहे थे जहां पर आपके डिस्कशन से संबंधित किसी के कमेंट्स को आपने संबंधित बताया था, प्रासंगिक बताया था, रिलेटेड बताया था, और दूसरी तरफ आप इन एप्रोप्रिएट बातें कर रहे हैं, मतलब आप उस सिचुएशन के साथ संबंधित बात ही नहीं कर रहे हैं, आप इनएप्रोप्रिएट यानी कि अनुचित बात कर रहे हैं। तो ये जो रेलिवेंट और इनएप्रोप्रिएट दोनों वर्ड है वो आपके यहाँ पर क्या रहेंगे, एक दूसरे के एंटोनिम रहेंगे। अब ये बाकी के वर्ड भी दिए गए। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए डिसाइसिव होती है ना, आप लोगों को निर्णय लेने में हेल्प करती है, इसको हम निष्कर्षात्मक कह सकते हैं। इंट्रोडक्टरी का मतलब सबको पता है, कोई चीज जो कि किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रो दे रही है, इंट्रोडक्शन दे रही है ना, तो उसको हम इंट्रोडक्टरी कहेंगे। फिर से एंटोनिम बताना है, इस बार आपको जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है लेथार्जिक। बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, इसको ज्यादातर लोग यूज करते हैं जब वो सुस्त पड़ जाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी जर्नी से आए, आप ट्रेन में ट्रेवल करके आए हैं और आपकी ये जो लॉन्ग और एग्जॉस्टिंग जर्नी रही है, इसके बाद आप क्या फील करते हैं, आप लेथार्जिक फील करते हैं। आपको मन नहीं करता है कि यार मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं बहुत दूर से चलकर ट्रैवल करके आया हूं, तो मतलब आप सुस्त हो गए हैं। इसको लेकर हम वर्ड सुस्त यूज कर सकते हैं। अब इसका ऑपोजिट यानी कि इसका एंटोनिम, एक तरफ तो आप सुस्त फील कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या हो जाएंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि आप चुस्त हो गए हैं, आप सक्रिय हो गए हैं, आप किसी भी काम को करने के लिए रेडी हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एंटोनिम हो जाएंगे। एंग्री का मतलब सभी को पता है, जब आप क्रोधित होता है। लैंग्विड एक वर्ड यहाँ पर आपका अच्छा दिया गया है, इसका मतलब होता है मंद। जब आप एक ऐसा डिसइंक्लिनेशन शो करते हैं आपकी फिजिकल एक्सर्शन या फिर एफर्ट के लिए, तो आप क्या है वहां पर मंद है, आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं, आप इसको इधर उठा कर रख देंगे। जैसे कि कोई लड़की है, वो काम नहीं करना चाहती है, वो अपनी कामनेस को एंजॉय कर रही है, तो वो क्या करती है, वो धीरे धीरे चल के काम करती है, ये कर देती हूँ, ये कर देती हूँ। तो मैं कहूंगा कि शी वॉक्ड एट अ लैंग्विड पेस, वो धीरे धीरे चल रही है और वो अपनी कामनेस को एंजॉय कर रही है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, जो चीज मध्यम होती है, यानी कि जिसको मैं एवरेज कह सकता हूं अमाउंट में। समथिंग विच इज एवरेज इन अमाउंट विल बी नोन एज मॉडरेट। तो यहाँ पर लेथार्जिक और एक्टिव जो आपके दो वर्ड थे, ये एक दूसरे के एंटोनिम रहेंगे। ये भाई आपके चार सेंटेंस दिए गए हैं, इनको लॉजिकल सीक्वेंस में आप लोगों को अरेंज करना है। पहले इन सभी को पढ़ेंगे। ये बोल रहे हैं कि अनलॉक देयर पोटेंशियल, empowers individuals to and shape their future, the power of education। आप लोग मुझे बताइए कि क्या इसमें इंट्रोडक्शन या फिर जो बिगनिंग है कंप्लीट सेंटेंस की, वो आपके इस आर वाले स्टेटमेंट से नहीं होगी, द पावर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि यहीं से आपका जो लॉजिकली इस सेंटेंस का स्टार्टिंग होना चाहिए वो आपको मिल रहा है। द पावर ऑफ एजुकेशन क्या करती है, द पावर ऑफ एजुकेशन ये एम्पावर करती है एक इंडिविजुअल को टू, यानी कि क्या करने के लिए, उसके पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए, और क्या करने के लिए, और उसके फ्यूचर को शेप करने के लिए। तो देखो बन गया सही यहां पर सेंटेंस, द पावर ऑफ एजुकेशन empowers individuals to unlock their potential and shape their future। तो RQPO जो कि यहां पर थर्ड वाले सेंटेंस में आपको दिया गया था, ऑप्शन में दिया गया था, आपका सही बैठेगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, इसको आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है।
Athens was suffering under the rule of a powerful small group that had no concern for the people's welfare. एक तरीके से इसको आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। अगर मैं ये कहूंगा पावरफुल स्मॉल ग्रुप, तो एक ऐसा ग्रुप जो कि छोटा है और वो आपका किसी बड़ी जगह पर क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। तो मैं इसको किस प्रकार से रेफर कर सकता हूं, एक ओलिगार्की के रूप में रेफर कर सकता हूं ना। ओलिगार्की का मतलब क्या हो गया, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं कुलीन तंत्र, यानी कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल का कंट्रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी रीजन पे होना, उसको कहा जाता है ओलिगार्की। तो अब पावरफुल स्मॉल ग्रुप को लेकर आप यहाँ पर ओलिगार्की वाला जो ऑप्शन है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मोनार्की का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर मोनार्क रूल कर रहा होता है, इसको हम राजशाही कह देते हैं भाई, राजा यहाँ पर रूलर होता है ना। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर मोनार्क हेड होता है। फिर यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है मिशनरी। मिशनरी क्या होता है, ये धर्म प्रचारक होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि रिलीजियस जो मिशन होते हैं उनको क्या करता है, भेजता है, सो दैट कि क्रिश्चियनिटी को स्पेशली किसी फॉरेन कंट्री के अंदर वो प्रमोट कर सके। डेमोक्रेसी को आप जानते ही हैं, ये लोकतंत्र होता है, यहाँ पर जो लोग होता है उनके हाथों में पावर होती है ना। तो ये हो गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस अंडरलाइन सेगमेंट को। रंजीत failed in all his exams as he had been addicted of social media। देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि सेंटेंस स्टार्ट कैसे हो रहा है और फिर जो अंडरलाइन सेगमेंट है वो कहां पर ये लोग यूज कर रहे हैं। रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स, तो रंजीत भाई साहब अपने सभी परीक्षाओं में क्या हो गए, फेल हो गए, है ना। एज ही हैड बीन अडिक्टेड ऑफ सोशल मीडिया, ये ऑफ थोड़ी ना आएगा, अडिक्टेड टू फ्रेज आएगा ना यहाँ पर, तो आपको ऑफ को रिप्लेस करना है टू से, तो टू आपका देखो यहाँ पर इन्होंने किया है, तो आपका ए वाला सेगमेंट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो कि रेक्टिफाई कर सकता है इनकरेक्टली स्पेल्ड ओ की इन्होंने सेंटेंस के अंदर आपको दिया है एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, जहां पर आप जो स्पेस होता है या फिर जो जगह होती है किसी के लिए भी वो उसको प्रोवाइड करे, है ना। किसी चीज को क्या कर देना, समायोजित कर देना, समायोजित करना, एकोमोडेट कर लेना। जैसे कि कोई होटल है, उस होटल के अंदर 500 कमरे हैं, तो 500 कमरे का मतलब क्या है कि वो जो होटल है वो एकोमोडेट कर सकता है उन 500 गेस्ट को। ओके। अब इसकी स्पेलिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो स्पेलिंग आप याद रखिएगा, ACCO फिर डबल M आएगा आपका, फिर ODATE, एकोमोडेट। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये करेक्ट स्पेल्ट इसका बनेगा। सेलेक्ट द सेंटेंस जो कि इसके पैसिव वॉइस को एक्सप्रेस करता है, कुछ भी नहीं करना होता है इस केस के अंदर, आपको बस देखना होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है ना। तो सेंटेंस है, अच्छा इसमें बताना है कि वो सेंटेंस कौन सा है जो कि पैसिव वॉइस के अंदर आपका एक्सप्रेस किया गया है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस के अंदर वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर। इस केस में आप लोग एक एक करके देखिए सारे स्टेटमेंट्स को। पहला है चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग इन सैंड आर्ट कॉम्पिटिशन, क्या ये पैसिव फॉर्मेट में आपको नजर आ रहा है, तो जो डूअर है ऑफ द एक्शन का उसको मेंशन होना चाहिए था, है ना। आई प्रेफर टी टू कॉफी, ओके, शी स्केचेस ब्यूटिफुली, ओके। देखो ये तीसरा चौथा वाला देखो, द कंसाइनमेंट वॉज डिलीवर्ड यस्टरडे, इसको एक्टिव वॉइस के अंदर इन्होंने अगर डिलीवर करना होता तो ये क्या करते कि द कंसाइनमेंट वॉज डिलीवर्ड यस्टरडे, है ना। तो पैसिव वॉइस के अंदर तो यही वाला है ना, यस्टरडे आपका आ गया, वॉज डिलीवर्ड आ गया, तो इसमें ये वाला जो फोर्थ वाला सेगमेंट है ना ये पैसिव वॉइस में जाएगा ना यार है ना, क्योंकि जिसमें एक्शन है वो आपका सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है और सब्जेक्ट आपका यहाँ पर कंसाइनमेंट नजर आ रहा है, बाई वाली चीज नहीं है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करा गया भाई। सेलेक्ट द ऑप्शन जिसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज कर सकते हैं। क्या है, द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क, तो आपकी शाम का वो समय जहां पर जो सन है वो जस्ट छिप गया है और वो ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, तो इसको संध्या कहा जाता है ना, इसको डस्क कहा जाता है।
ये बी वाला ऑप्शन इसमें रहेगा। डस्क और डैन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। डॉन का मतलब होता है भोर, भोर जिसको कहते हैं, जब आपका सनराइज से पहले थोड़ा सा उजाला नजर आता है ना, तो उसको कहते हैं कि डॉन। ठीक है। और सेम इसका ऑपोजिट डस्क, जहां पर सन जस्ट छुपा है और आपको हल्की हल्की डार्कनेस नजर आने लग गई है। तो इन दोनों चीजों को याद रखेंगे। ठीक है। सिनोनिम बताना है। वर्ड इन्होंने दिया है आपको डॉज। आसान वर्ड है डॉज, जैसे कि बुलेट किसी पर फायर करी जाती है ना, तो वो बुलेट से ऐसे बचता है। या फिर कोई बॉक्सर है, बॉक्सर अपने पंचेस मार रहा है सामने वाले ओपोनेंट को, तो वो ओपोनेंट क्या है, उसके जो पंचेस हैं उसको डॉज कर रहा है। डॉज का मतलब हो जाता है मतलब बचना। ठीक है। अब इसका सिनोनिम मुझे ढूंढना है, तो अवॉइड का मतलब भी क्या हो जाता है, बचना। तो ये दोनों इसके अंदर क्या होंगे, आपके सिनोनिम हो जाएंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। उस सेंटेंस को आपको चुनना है जिसमें फ्यूचर टेंस को सही तरीके से यूज करा गया है। बाई नेक्स्ट डिसंबर आई विल बी completed 6 years in this home. I will be completed. I will be completed नहीं होगा, I will have completed होना चाहिए था ना, तो will have been भी नहीं होगा। I will have completed 6 years, तो by next December, by next December I will have complete नहीं completed होना चाहिए ना, तो by next December I will have completed 6 years in this home, मतलब अगले साल के दिसंबर तक मैं इस घर के अंदर 6 साल पूरे कर चुका होऊंगा। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका इसके फ्यूचर सेगमेंट को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। एंटोनिम बताना है भाई, आपको वर्ड दिया गया है जाइप्स। जाइप्स का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, है ना। जैसे आजकल तो ये बहुत ज्यादा चलता है ना। मान लो कि बच्चे गेम खेल रहे हैं और गेम खेलते हुए एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि जो किड्स है वो एक्सचेंज कर रहे हैं जाइप्स को ड्यूरिंग द गेम। तो जाइप्स मतलब एक दूसरे का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना। इसका एंटोनिम मुझे ढूंढना है, तो एंटोनिम को लेकर देखो, पहला इन्होंने वर्ड दिया है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब तो प्रेरणा होता है, ये वाला नहीं रहेगा। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ आपका विरोधाभास। आप किसी के साथ क्या कर रहे हो, अपना एक ऐसा जो भी कोई स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, मतलब आप मान नहीं रहे हो, आप विरोध कर रहे हो। फिर है कंसोलेशन। कंसोलेशन का जो वर्ड यहां पर इन्होंने दिया है वो सही एंटोनिम जाएगा आपके जाइब के साथ। कंसोलेशन का मतलब क्या होता है, किसी को सांत्वना देना। एक तरफ तो आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो और दूसरी तरफ आप उसको सांत्वना दे रहे हो, तो एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए ना। मौकरी का मतलब भी क्या होता है, मजाक उड़ाना। तो यहाँ पर कंसोलेशन और जो जाइब्स वर्ड है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है। अंडरलाइंड ईडीएम का आपको मतलब बताना है। अ जॉन्डिस्ड आई। आसान है। जब कभी भी अ जॉन्डिस्ड आई का आप लोगों को मीनिंग दिया जाए तो याद रखिएगा, यहां पर आप रिसेंटमेंट की फीलिंग रख रहे हैं, यानी कि आप थोड़ा सा ना अपने अंदर एक इस प्रकार का यू नो सेंस लेकर आए हैं कि आपको दूसरा वाला इंसान ना पसंद नहीं है ना। तो रिसेंटमेंट मतलब आपको ठीक नहीं लग रहा है वो। तो जॉन्डिस डाई का मतलब, जॉन्डिस जैसे आपको बीमारी हो जाती है, कुछ इश्यू हो जाता है, तो उसमें क्या है ना, आपकी आंखों में दूसरा वाला खटकने लग गया है, आपको मन नहीं कर रहा कि मैं इसके साथ बात करूं। तो किसी के साथ आप जब पीछे हटते हैं बात करने से, तो उसको हम जॉन्डिस आई के रूप में रेफरेंस करेंगे। तो रिसेंटमेंट वाला जो वर्ड है वो आपका यहाँ पर जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग आपको भरनी है किसकी, एक्यूरेटली की। तो एक्यूरेटली की करेक्ट स्पेलिंग ये वाली जाएगी ना भाई, इसमें साफ साफ दिख रहा है। एक्यूरेटली मतलब कोई चीज जो कि आपके द्वारा सटीक साथ से करी गई है। ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। सेंटेंस को पढ़ेंगे। मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पे माई लगेजेस। लगेजेस, अब आप लोग बताइए कि जो लगेजेस यहाँ पर दिया है ये क्या है। लगेज क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, तो सिर्फ लगेज होना चाहिए था। ठीक है, सिर्फ लगेज होना चाहिए था, लगेज नहीं, तो प्लूरल नहीं बनता है लगेज का। एंटोनिम बताना है किसका, आपका ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस वर्ड पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। जब कभी भी इस शब्द को आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है कोई चीज जिसको आप किस प्रकार से करेक्टराइज कर रहे हैं, उसके वल्गर डिस्प्ले से या फिर उसके प्रिटेंशियस डिस्प्ले से, सो दैट के सामने वाले को वो क्या करना चाहता है, करेक्ट करना चाहता है, लेकिन अंदर से वो आदमी क्या है ना, सही नहीं है।
तो हम ये कह सकते हैं कि वो बनावटी है, या फिर मैं उसको हिंदी में कह देंगे आडंबरपूर्ण। ठीक है, तो ये होता है ऑस्टेंशियस, जहां पर आप कुछ ऐसा डिस्प्ले कर रहे हैं जो कि आप एक्चुअली में है नहीं। अब इसका एंटोनिम मुझे ढूंढना है, तो देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपको, रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या हो जाता है, इसको हम कैसे करेक्टराइज करेंगे कि कोई रिजर्व है, कोई अनइमोशनल है, वो चाहता नहीं सामने वाले को इम्प्रेस करना या फिर किसी के नोटिस को अट्रैक्ट करना। तो एक तरफ तो ऑस्टेंटेशियस रह के आप अपने आप को इस प्रकार से डिस्प्ले कर रहे हैं कि वो आपसे इंप्रेस हो जाए, और दूसरी तरफ से आप क्या है, रिस्ट्रेन्ड है, आपको मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है, सामने वाला जो कर रहा है उसको वो करने देंगे। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इसमें एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर, द बेकर बेक्ड द केक, क्या बनेगा, ये जो आपका द केक है ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका शुरुआत में चला जाएगा, और जो बेक्ड है उसको हम क्या कहेंगे, वॉज बेक्ड। सो द केक वॉज बेक्ड बाय द बेकर, ये जो चौथा वाला ऑप्शन है ये आपका सही चला जाएगा इसमें। ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन जिसको आप यूज कर सकते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूट के रूप में, प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स, जहां पर एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है उनको कहा जाता है हैंगर। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है ये वही हैंगर होंगे जिस पर आपके कपड़े टंगेंगे। हैंगर वो भी जगह होती है जहां पर जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको पार्क किया जाता है। ये GAR होता है, इसमें ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये जो ER वाला है यहाँ पर आप कपड़े टांगेंगे, ये जो A है यहाँ पर आप एरोप्लेन को टांगेंगे। टांगेंगे मतलब उनको खड़ा करेंगे। डिपोट का मतलब तो सबको पता है, जहां पर बस जो होती है या फिर जो ट्रेन वगैरह होती है वो खड़ी होती है। शेड का मतलब होता है छप्पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपको सिनोनिम बताना है, वर्ड आपको दिया गया है डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब बहुत कॉमन है, कोई चीज जो कि बिखर जाए, है ना, और डिसअपियर हो जाए। तो कोई चीज जो कि वैनिश हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है, फैल कर, तो हम क्या कहेंगे, उसको डिसिपेट कहेंगे। जैसे कि अम, आप लोग देखते हैं कि सर्दियों के अंदर फॉग निकलता है, और जैसे ही सन निकलता है तो ये जो आपका फॉग होता है ये क्या हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। तो हम इसको कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, द फॉग विल डिसिपेट एज द सन राइजेस हाईली, यार, हायर इन द स्काई। जैसे जैसे सन हायर आपका स्काई के अंदर जाएगा तो जो फॉग है वो आपका क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा, यानी कि डिसअपियर हो जाएगा, स्प्रेड आउट होके। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम मुझे ढूंढना है। मलेशियस एक वर्ड दिया गया है, मलेशियस का कोई मतलब नहीं है। मलेशियस का मतलब होता है जिसमें आप किसी को हार्म करना चाहते हैं, आपकी जो इंटेंशन है वो किसी को हार्म करने की है, तो आप दुर्भावनापूर्ण मलेशियस कार्य करने का सोच रहे हैं। हेस्ट एक बहुत ही कॉमन शब्द है जिसमें आप जल्दी करते हैं, है ना, कि आप बहुत ज्यादा अर्जेंसी दिखा रहे हैं कि मेरे को जल्दी करना है। एक वर्ड यहाँ पर इन्होंने दिया है ग्लोरियस, इसका मतलब भी आपको पता है, कोई चीज जो कि शानदार होती है उसको हम ग्लोरियस कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चौथा वर्ड था स्पेंड। स्पेंड का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को खर्च करना ना, खर्च करना। आप लोग मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर आप अपनी मनी को स्पेंड कर रहे हैं या फिर आप अपने रिसोर्सेज को स्पेंड कर रहे हैं। तो ये जो रिसोर्सेज को आप स्पेंड कर रहे हैं, इससे आप क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को देख रहे हैं ताकि आप उसको सस्टेन कर पाए। तो एक तरफ आप किसी चीज को गायब कर रहे थे, खत्म कर रहे थे, दूसरी तरफ आप उसको सस्टेन कर पा रहे हैं स्पेंड करके, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम नहीं हो जाएंगे। स्पेंड करना, डिसिपेट करना, खर्च करना, दोनों तरफ बिखर जाना या खर्च करना, तो ये दोनों सिनोनिम बनेंगे आपके इन चार में, करेक्टली जो बनेंगे। अंडरलाइन ईडीएम का मतलब बताना है, ऑफ एंड ऑन। पिछली शिफ्ट्स के अंदर भी इस पर मैंने आपसे बात करी थी। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कोई चीज जो कि पीरियडिकली आपकी होती है, वो रेगुलरली नहीं होती है, लगातार नहीं होती है, वो कभी कभार हो गई तो हो गई, समय समय पर। तो ये जो पीरियडिकली यहाँ पर आपका वर्ड दिया है, इसका मतलब आपका संबंधित हो जाएगा ऑफ एंड ऑन से, है ना। जैसे कि बारिश वगैरह पड़ती है पूरे दिन में, तो वो क्या होती है, तो बीच बीच में पड़ जाती है, तो हम उसको कहेंगे कि इट रेन ऑफ एंड ऑन थ्रू आउट द डे, कि पूरे दिन रुक रुक कर पीरियडिकली बारिश होती रही, समय समय पर बारिश होती रही। चलिए भी अब हम एंट्री करते हैं आपके इस क्लोज टेस्ट के अंदर। पहले हमें पैसेज पढ़ना होगा, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ समरी ऑफ एवरेज accomplishment in important areas of human development. Living a long and healthy life, being informed and having a good quality of life. The SDI is a geometric mean of the normalized for each dimension.
The health component is by life expectancy by birth, while the education dimension is measured by the average number of years of schooling for individuals age 25 and above, as well as the number of years of schooling for school age children. Human Development इंडेक्स को डिस्क्रिप्शन के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि वो डिस्क्राइब करती है कि जो आपके अकम्प्लिशमेंट्स के मेजर्स हैं उसकी समरी को वो बताती है। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें पहले वाले सेगमेंट के अंदर आएगा। HDI is a summary of compliments, is a summary collect of average accomplishment, involvement of average accomplishment, summary assessment या summary regiment। summary assessment वाला सेंटेंस इसके अंदर सही जाएगा ना भाई। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज के नेचर क्वालिटी को एस्टिमेट करता है, उसको एवेल्युएट करता है, तो इज अ समरी असेसमेंट। सी ऑप्शन इसमें जाएगा। दूसरा, समरी असेसमेंट ऑफ एवरेज अकम्प्लिशमेंट इन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, manifesting living a long and healthy life, exaggerating living in long and healthy life, segregating living a long and healthy life। आप मुझे बताइए कि ये जो exaggerating है कि भाई ऑफ एवरेज अकम्प्लिशमेंट इन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये क्या है, समरी के ऊपर बात कर ली। अब exaggerating living a long and healthy life, ये exaggerate जो शब्द मैंने यहां पर यूज किया है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो यहां पर जो इंक्लूडिंग है, तो इंक्लूडिंग लिविंग आपका सही नहीं जाएगा, ठीक है। मैनिफेस्टिंग लिविंग भी नहीं जाएगा, सेग्रीगेटिंग भी नहीं जाएगा। इसमें एग्जेजरेटिंग वाला सेंटेंस आपका सही जाएगा भाई, ठीक है। जाएगा या नहीं? एग्जेजरेटिंग नहीं जाएगा, इसमें आपका इंक्लूडिंग जाएगा। एग्जेजरेटिंग को नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग करेंगे। एग्जेजरेट का कौन सा कॉन्टेक्स्ट इसमें सही जा रहा है? इंक्लूडिंग लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसमें पहला वाला स्टेटमेंट जाएगा। तीसरा है भाई, कहां पर है तीसरा? द HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड कंटेंट्स फॉर ईच डायमेंशन, इंडाइसेस फॉर ईच डायमेंशन, ग्लिम्पसेस या फीचर्स। तो HDI एक ज्योमेट्रिक मीन है किसका? जो इंडाइसेस है आपके पास। इंडाइसेस का मतलब क्या होता है? ये स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स होते हैं या फिर मेजर्स होते हैं जो कि इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में सही जा रहा है आपका। नॉर्मलाइज्ड इंडाइसेस फॉर ईच डायमेंशन, ठीक है। चौथा, द हेल्थ कंपोनेंट इज लेविटेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सकेप्टेड या ट्रिगर्ड। तो मेजर कर रहे हैं ना हम तो इसमें। तो जो हेल्दी कंपोनेंट है या हेल्थ कंपोनेंट है is measured by life expectancy at birth, while the education dimension is measured by the, देखो यहां पर भी इन्होंने measured यूज किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर है जी द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूल फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड अबव एज वेल एज द नंबर ऑफ ईयर्स, अकम्पेन्ड नंबर ऑफ ईयर्स, hypnotized नंबर ऑफ ईयर्स, निग्लेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स या प्रोडक्टिव। तो ये जो प्रेडिक्ट शब्द है, क्या ये सही नहीं जा रहा है कि भाई किस प्रकार से जो एजुकेशन डायमेंशन है HDI की वो इवेल्युएट हुई है। तो प्रेडिक्टेड रेफर कर रहा है एस्टिमेट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को, तो एज वेल एज प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो यहां पर इवेल्युएशन हो रहा है ना एजुकेशन की किस प्रकार से चल रही है, तो प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स आपका यहां पर सही जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसमें सटीक बैठेगा। तो ये था जी डिस्कशन हमारे इन 25 सवालों का, जो कि आपके 23 ऑफ सितंबर के शिफ्ट नंबर 3 में पूछे गए थे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें। बाकी मेरे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आप, और ये है मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम रॉबिन SIRG। इस पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए, फील फ्री टू मैसेज मी देयर। ये मेरे ऐप का लिंक है जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया है। बाकी मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं आप लोगों को अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, कनेक्टेड रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें इतना ही, बाकी इस ऐप को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा जिसमें काफी सारे कोर्सेज मैंने आपके लिए प्रोवाइड करे हुए हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो सी इन द नेक्स्ट क्लास, इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।